हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल एवल लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री बुक से, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न हम करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये जो नोट्स है, इस नोट्स में हम टूटे फूटे भाषा में दिए हैं और साधारण से भाषा में दिए जिसे आप आसानी समझ सकते हैं, और अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन को ऐड किए हैं हम। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राष्ट्रीयवाद क्या है? तो देखिए, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावनाओं को राष्ट्रीयवाद कहते हैं। ये तो हुआ समझने के लिए, जो राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसे हम राष्ट्रीयवाद कहते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो आप एग्जाम में लिखेंगे किसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के मध्य भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एकता और लगाव की भावना होती है, उसे राष्ट्रीयवाद कहते हैं। मतलब किसी भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल, जैसे इंडिया का भौगोलिकल जितना जगह है, उसके सीमा के अंदर में जो लोग रहते हैं, उन लोग का जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो एकता है, देश के प्रति जो प्रेम है, उसे हम राष्ट्रीयवाद कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है, मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकार के अलावा योग्य सेनापति भी था। इसी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का संगठन किया था। देखिए, मेजनी जो था वो साहित्यकार था। साहित्यकार क्या होता है? तो जो साहित्य का अध्ययन करते हैं उसे साहित्यकार कहते हैं। तो आप लोग साहित्य तो नहीं समझते होंगे। तो देखिए, साहित्य क्या होता है? किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्यकार कहते हैं। ठीक है, साहित्य कहते हैं। तो जो साहित्य का अध्ययन करते थे उसे हम साहित्यकार कहते हैं। तो मेजनी साहित्य का अध्ययन करते थे। उन्होंने एक संस्था बनाया था, गुप्त संस्था था वो। ठीक है, वो 1831 में बनाया था, उसका नाम रखा था यंग इटली। और 1834 में बनाया था उन्होंने, जिसका नाम रखा था यंग यूरोप। ठीक है। अब है मेटरनिक कौन था? तो देखिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। मतलब मेटरनिक एक ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, वहाँ के चांसलर था। ठीक है, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। अब प्रतिक्रियावादी क्या होता है? किसी कार्य के विरोध होना। ठीक है, मतलब कोई कार्य था, वो राजा का विरोध था, वो प्रजा सब का विरोध था। वो राजा मेटरनिक प्रजा का विरोध। इसका कहना था कि राज्य का शासन करो, लेकिन किसी का भलाई न करो। वो सेल्फिश पर्सन था मेटरनिक, अपने बारे में सोचता था। ठीक है। अब है मेटरनिक युग काल से आप क्या समझते हैं? देखिए, 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन का अंत हो गया, तब से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिक काल कहा जाता है। ठीक है। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, आपको अभी बताए हैं। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। ठीक है। अब है सामंतवाद क्या है? वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था, जिसे सामंतवाद कहते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जब लुई 16 का शासन था, तब लुई 16 क्या करते थे, जो पढ़े लिखे आदमी थे, थोड़ा पैसे वाले थे, जो उनको सामंतवाद बना दिया करता था वो लुई 16। और एक इलाका का उनको, मतलब समझिए ना, राजा के टाइप में एक इलाका का वो बना देते थे। असली राजा वो थे, वो अपने अंदर बना देते थे एक इलाका में। अब वो क्या करते थे सामंतवाद, कि कृषि सबका अपना ज़मीन था, अपना पैसा नहीं था, अपना ज़मीन था, वो अपना खेती करके उपजाऊ कर रहे थे। तो वो सामंतवाद करते थे क्या, उनसे बोलते थे कि कितना अनाज हुआ? 12 कुंटल, चलो मेरे घर में 12 कुंटल अनाज रख दो, हमारा मन होगा तुमको देंगे, नहीं मन होगा तुमको नहीं देंगे। ठीक है। तो वो सामंतवाद होते थे। ये थोड़ा पैसा वाला होता था, इसीलिए इसको सामंतवाद बना दिया करता था राजा लुई 16। और आपको मालूम है लुई 16 का अंत कैसे हुआ? अब है जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? देखिए, जर्मनी और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं थी 300 छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा था। देखिए, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण था, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो वो टूटा फूटा था। जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, बंटवारा था उनको। इसके कारण हर एक अपने अपने इलाका का झंडा होता था, और अपने में ही सब लड़ मर जाते थे। ये एक कारण था, एकीकरण नहीं हो रहा था जर्मनी और इटली का। यह एक राष्ट्र नहीं, बल्कि जर्मन भाषा राज्यों का समूह था। ठीक है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषय में
विषमताएं थी, साथ ही राष्ट्रवाद का भी अभाव था। जर्मन और इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद का भी अभाव था और राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। ठीक है, इसके कारण उसमें बाधाएं आ गई थी जर्मन और इटली के एकीकरण में। अब है क्वेश्चन नंबर 7, माध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? माध्यम, मिडिल क्लास। तो देखिए, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन यापन छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। देखिए, मिडिल क्लास होते हैं मतलब मध्यम वर्ग, जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, थोड़ा विकसित टाइप के थे और अपना नौकरिया का चाकरी करके अपना जीवन गुजारा करते थे, वो हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं। थोड़ा विकसित था दिमाग उनसे, सर्वहारा वर्ग से। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीबी, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। मतलब सर्वहारा वो है जो सबसे गरीब जो थे, किसान सब, मजदूर सब, ये सब सर्वहारा वर्ग में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, समाजवाद क्या है? जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, उसे हम समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो समाजवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेज सब जो है वो भारत पे समाजवाद किए, भारत को शोषण किए। ठीक है, ज़बरदस्ती शासन किए भारत पे, उसे अंग्रेज को हम, इंग्लैंड को समाजवाद कहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न 10 है, वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था? वियना, ट्रीटी ऑफ वियना आप सुने होंगे। 1789 से लेकर 1815 जो भी घटना घटा है उसे दोहराया ना जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। ये था ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना में ये साइन हुआ था कि 1789 से लेकर 1715 में जो भी घटना है उसे दोहराया ना जाएगा। नेपोलियन काल में जो भी रूल था, जो भी था रेगुलेशन, उससे फिर से वो रेगुलेशन, वो रूल नहीं चलेगा उनका, वो सब टूट गया रूल सब। ठीक है, नेपोलियन बहुत अच्छे काम भी किए, बहुत बुरे काम भी किए, उनका सब टूट गया रूल, पहले की तरह ही हो गया। यूरोप पहले की तरह हो गया, जब नेपोलियन गया तो फिर राजा का शासन पहले की तरह हो गया। ठीक है, तो ये यूरोप की स्थिति पहले की तरह बरकरार रहे, यही था ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, 1815 में है ये। तो आपको यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए दोस्त नियमों के साथ।